तो रियल स्टडी जी चैनल के इस नई गहराई से चर्चा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल। और मैं सबसे पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो बिना समय गवाए सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय रियल स्टडी जी के भूगोल के उन बेहतरीन नोट्स और स्लाइड्स पर आधारित है जो भारत और विश्व की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में है। मतलब हम अक्सर भूगोल के लंबे आंकड़ों को देखकर घबरा जाते हैं ना। हाँ, रट्टा मारना बहुत मुश्किल लगता है छात्रों को। सही कहा। लेकिन आज हम उन शानदार शॉर्टकट्स और ट्रिक्स की बात करेंगे जो इन तथ्यों को हमेशा के लिए याद रखने में मदद करते हैं। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ इन आंकड़ों को पढ़ना नहीं है, हम ये भी समझेंगे कि ये सीमाएं कैसे बनी, मतलब इन लकीरों के पीछे की राजनीति और इतिहास क्या है। बिल्कुल। तो बचपन में जब हम स्कूल की एटलस खोलते थे तो आड़ी तिरछी लेखाएं बस एक पहेली लगती थीं। और भारत के नक्शे को ही ले लीजिए, अगर हम उसे देखते हैं तो चीन इतना बड़ा लगता है कि कोई भी सोचेगा कि हमारी सबसे लंबी सीमा चीन के साथ ही है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विजुअल इल्यूजन है। मतलब नक्शा देखने पर हमारी आंखें हमें धोखा दे जाती हैं। अरे हाँ, लेकिन हमारे नोट्स की पहली ही स्लाइड इस आम धारणा को तोड़ देती है, क्योंकि हमारी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेश के साथ है। जी हाँ, पूरी 4096.7 किलोमीटर लंबी। और चीन दूसरे नंबर पर आता है, करीब 3488 किलोमीटर के साथ। और प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे यूपीएससी या एसएससी में यह तथ्य इसीलिए बार बार पूछा जाता है क्योंकि परीक्षा बनाने वाले जानते हैं कि छात्र इस विजुअल इल्यूजन में फंस सकते हैं। अच्छा, तो इसे हम एक स्प्रिंग या घुमावदार धागे की तरह समझ सकते हैं ना? बिल्कुल सही। मतलब चीन के साथ हमारी सीमा पहाड़ों के सहारे सहारे काफी हद तक सीधी चलती है, लेकिन बांग्लादेश के साथ जो सीमा है वो नदियों और डेल्टाओं के बीच से इतना घूम कर जाती है। हाँ, एकदम टेढ़ी मेढ़ी। कि अगर आप उस घुमावदार धागे को सीधा खींचें तो वो चीन वाली रेखा से बहुत लंबा निकलेगा। बिल्कुल। और इसे याद रखने की जो मेमोरी ट्रिक नोट्स में दी गई है वो बहुत ही मजेदार है। शब्द है बचपन। बचपन मतलब हमारा चाइल्डहुड। हाँ, वही बचपन। अगर आप बचपन के पहले 2 अक्षरों को लें तो ब से बनता है बांग्लादेश। अरे वाह। और च से बनता है चीन। मतलब लंबाई के मामले में नंबर 1 और नंबर 2 देश सिर्फ एक शब्द के शुरुआती हिस्से में आ गए। ये तो बहुत आसान हो गया। लेकिन ये ट्रिक यहीं खत्म नहीं होती। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें इस पूरे डिसेंडिंग ऑर्डर को यानी घटते क्रम को याद रखने के लिए पूरा एक वाक्य है, बचपन में एमबीए किया। हाँ, ये मेरा पसंदीदा है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। ब और च के बाद आता है प। मतलब पाकिस्तान। बिल्कुल, जिसके साथ हमारी 3323 किलोमीटर की सीमा है। और फिर न से नेपाल, जिसकी सीमा 1751 किलोमीटर है। तो यहाँ बचपन शब्द पूरा हो गया। जी, टॉप 4 देश हमें मिल गए। और इसके बाद का जो सफर है वो है MBA। अच्छा, MBA में M से म्यांमार होगा। एकदम सही, 1643 किलोमीटर। फिर B से भूटान 699 किलोमीटर। और आखिर में A से अफगानिस्तान। और स्रोत के अनुसार इसके साथ हमारी सीमा सबसे छोटी है, सिर्फ 106 किलोमीटर। हाँ, सिर्फ 106 किलोमीटर। लेकिन एक बात बताइए, ये जो 106 किलोमीटर है ये तो किसी 2 शहरों के बीच के हाईवे जितनी दूरी है, और ये हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से लगता है। तो कूटनीतिक रूप से इसकी इतनी चर्चा क्यों होती है? देखिए, भू राजनीति में किसी भी सीमा का महत्व सिर्फ इंच टेप से नहीं नापा जाता। सही कहा। उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत मायने रखती है। अफगानिस्तान के साथ जुड़ा वो छोटा सा हिस्सा ऐतिहासिक रूप से भारत को मध्य एशिया से जोड़ता है। अच्छा, मतलब वो पुराना सिल्क रूट वाला रास्ता। बिल्कुल। भले ही वो हिस्सा अभी पीओके में आता हो, लेकिन हमारी संप्रभुता के दावों और रणनीति के लिए ये बेहद अहम है। इसीलिए जब परीक्षा में इन देशों को घटते क्रम में लगाने का सवाल आता है तो बचपन में MBA वाली ट्रिक बहुत काम आती है। सच में ये ट्रिक्स बहुत समय बचाती हैं। तो ये तो लंबाइयों की बात हो गई, लेकिन जब हम इन सीमाओं के असली नामों की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास के पन्ने पलट रहे हों। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ लकीरें नहीं है,
इनके नाम उन ब्रिटिश अधिकारियों के हैं जिन्होंने इन्हें खींचा था। जैसे मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन के बीच है। इसे याद रखने की ट्रिक हमारे नोट्स में बहुत सीधी दी गई है, मैक चीन। हाँ, मैक और चीन आसान है। लेकिन जो दूसरी रेखा है ना, रेडक्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, उसकी ट्रिक मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है। अच्छा, क्या ट्रिक है उसकी? नोट्स में लिखा है रेड पाक, और साथ में समझाया गया है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमेशा रेड अलर्ट रहता है। ये तो बहुत ही सटीक है। हाँ, मतलब जब मैं ये रेड अलर्ट शब्द पढ़ता हूं तो ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं लगती, ये उस बॉर्डर की असली तनावपूर्ण स्थिति को साफ साफ दिखाती है। और ये तनाव आज का नहीं है। जब 1947 में साइरल रेडक्लिफ ने ये रेखा खींची थी, हाँ, तब उनके पास समय बहुत कम था। बिल्कुल, और उन्हें यहाँ के भूगोल की समझ भी कहाँ थी। एकदम ना के बराबर। उन्होंने नक्शे पर बस एक लकीर खींच दी जिसने खेतों, गांवों और घरों तक को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो ये रेड अलर्ट वाली ट्रिक उसी जल्दबाजी के नतीजे को दिखाती है। ये बहुत गहरा घाव था। और इसी तरह एक ड्यूरेंट रेखा भी है जो पीओके और अफगानिस्तान के बीच है। इसकी ट्रिक है दूर अफगान। हाँ, ड्यूरांड और दूर अफगान। अफगानिस्तान थोड़ा दूर भी है तो आसानी से याद हो जाता है। लेकिन इन सब के अलावा स्रोत सामग्री में एक बहुत ही अजीब सीमा रेखा का जिक्र है जो किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं है। वो है 24वीं अक्षांश रेखा या 24th पैरेलल, जो कच्छ के पास है। हाँ, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच। और मजेदार बात यह है कि भारत इसे मान्यता ही नहीं देता। इसकी ट्रिक भी है 24 कच्छ, यानी 24 घंटे कच्छ में गर्मी। ये 24वीं अक्षांश रेखा का विवाद दरअसल भूगोल और गणित के टकराव का सबसे अच्छा उदाहरण है। वो कैसे? देखिए, अक्षांश या लैटिट्यूड ग्लोब पर खींची गई एक गणितीय रेखा होती है, एकदम सीधी। पाकिस्तान चाहता है कि सीमा उसी सीधी रेखा के हिसाब से तय हो। लेकिन भारत कहता है कि जमीनी हकीकत गणित की सीधी लकीर से बहुत अलग है। तो एक दलदली इलाके में सीधी लकीर खींचने में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि कच्छ का रण कोई आम जमीन नहीं है, वो एक ज्वारीय एस्चुरी है। मतलब वहां समुद्र का पानी अंदर आता है और दलदल बन जाता है। अच्छा, तो पानी का बहाव बदलता रहता है। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अगर 2 देशों के बीच कोई जल निकाय है तो सीमा पानी के बहाव और गहराई के बीच से गुजरनी चाहिए। इसे थैलवेग सिद्धांत कहते हैं। ओहो, मतलब गणित की कोई मनमानी रेखा थोपने से समुद्री संसाधनों का बंटवारा गलत हो सकता है? एकदम सही। इसीलिए भारत अपना रुख ऐतिहासिक संधियों और इसी भौगोलिक वास्तविकता पर रखता है। तो अगर एक दलदल में अक्षांश रेखा खींचने से इतना विवाद हो सकता है, तो क्या दुनिया के बाकी देशों में ये गणितीय तरीका सफल रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे नोट्स में 3 और प्रमुख अक्षांश रेखाओं का जिक्र है। शुरुआत करते हैं 38वीं समानांतर रेखा से, जो उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच है। हाँ, 38th पैरेलल। इसकी ट्रिक है कि अंक 3 और 8 देखने में कोरियाई भाषा की लिपि जैसे लगते हैं। ये तो बहुत क्रिएटिव है। और दूसरी है 49वीं समानांतर रेखा, जो अमेरिका और कनाडा के बीच है। इसकी क्या ट्रिक दी है? ट्रिक है कि 49 एक बड़ा नंबर है और अमेरिका दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। आसान है। और तीसरी है 17वीं अक्षांश रेखा, जो शीत युद्ध के समय वियतनाम को उत्तर और दक्षिण में बांटती थी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या बस एक गणितीय अक्षांश रेखा खींच देने से 2 देशों में शांति आ जाती है? अगर हम 38वीं और 49वीं रेखाओं की तुलना करें तो जवाब खुद ब खुद मिल जाता है। दोनों ही गणितीय रेखाएं हैं, दोनों स्केल से खींची गई सीधी लकीरें हैं। हाँ, लेकिन जो 38वीं समानांतर रेखा है, जो कोरिया को बांटती है, उसके आसपास के क्षेत्र को DMZ यानी डीमिलिटराइज्ड जोन कहते हैं। लेकिन नाम के बिल्कुल उलट वो दुनिया का सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड बॉर्डर है ना? बिल्कुल। वहां दोनों तरफ लाखों सैनिक खड़े हैं, भारी तोपखाने हैं और पूरी जमीन पर बारूदी सुरंगें बिछी हैं। वो रेखा बस एक युद्ध क्षेत्र है। बाप रे। और दूसरी तरफ वो 49वीं रेखा है, अमेरिका और कनाडा के बीच, जो दुनिया की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और सबसे शांत भी। मतलब कई जगहों पर तो कोई बाढ़ तक नहीं है। घने जंगलों के बीच बस एक साफ किया गया रास्ता है जो बताता है कि यहाँ से कनाडा शुरू होता है,
कोई सेना नहीं, कोई खाई नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकला कि सीमा की शांति अक्षांश के नंबर से तय नहीं होती। रेखाएं बस एक जगह तय करती हैं, लेकिन वहां का माहौल देशों के कूटनीतिक रिश्तों और भरोसे से बनता है। बिल्कुल सही विश्लेषण है आपका। तो सीधी अक्षांश रेखाओं से निकलकर अब हम यूरोप चलते हैं। यहाँ की सीमाएं तो नक्शे पर नहीं, बल्कि युद्ध के मैदानों और खाइयों में तय हुई थीं। हाँ, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का वो खौफनाक दौर। आज का आधुनिक यूरोप उन्हीं युद्धों की राख से तो निकला है। बिल्कुल। हमारे स्रोत में यूरोप की 4 प्रमुख रक्षा रेखाओं की मजेदार ट्रिक्स हैं। पहली है हिंडनबर्ग रेखा, जो जर्मनी और पोलैंड के बीच है। इसे प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना ने बनाया था। ट्रिक है हिमजप, हिंडनबर्ग, जर्मनी, पोलैंड। अच्छा। दूसरी है मैगिनॉट रेखा, जो जर्मनी और फ्रांस के बीच है। इसकी ट्रिक मुझे बहुत अजीब लगी। ट्रिक है मैगी फ्राई। मैगी फ्राई? हाँ, मैगिनॉट से मैगी और फ्रांस जर्मनी से फ्राई, मतलब फास्ट फूड के नाम से युद्ध की रेखा याद कर रहे हैं। तीसरी है ओडरनीस रेखा, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच। इसकी ट्रिक है ओडर जप। और चौथी है मैनरहीन रेखा, रूस और फिनलैंड के बीच, जिसकी ट्रिक है रूफी मैन। मतलब हमारा दिमाग मुश्किल बातों को याद रखने के लिए कैसे कैसे जाने पहचाने शब्दों का सहारा लेता है। हाँ, लेकिन इसमें एक अजीब सा विरोधाभास भी है। मैगी फ्राई सुन के हंसी आती है, लेकिन असल में ये वो जगह है जहां लाखों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। सेनाओं ने जमीन में गहरी खाइयां खोद ली थी। ये सच में एक विरोधाभास है, लेकिन परीक्षा के हिसाब से देखें तो ये ट्रिक्स बहुत कारगर है। और अगर हम हिंडनबर्ग रेखा के इतिहास को देखें, जो एनडीए या राज्य स्तरीय परीक्षाओं में अक्सर आता है, तो हमें पता चलता है कि ये शुरुआत में राजनीतिक सीमाएं नहीं थी। तो क्या ये बस अस्थायी सैन्य ठिकाने थे? हाँ, ये सैन्य रक्षा प्रणालियां थीं, डिफेंस लाइंस। जब जर्मन सेना पीछे हट रही थी तो दुश्मन को रोकने के लिए उन्होंने कंक्रीट के बंकर और खाइयां बनाई। यही हिंडनबर्ग लाइन थी। फ्रांस ने भी मैगिनॉट लाइन अपनी सुरक्षा के लिए बनाई थी। अच्छा, मतलब उनका मकसद सिर्फ डिफेंस था। बिल्कुल, लेकिन जब युद्ध खत्म हुए और संधियां हुई तो अक्सर इन्हीं खाइयों को पक्की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान लिया गया। अरे, ये सोचना ही रोंगटे खड़े कर देता है कि आज यूरोप में जो देश इतनी आजादी से एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, उनकी सीमाओं की नींव में कितना बारूद दबा है। यही इतिहास और भूगोल का असली रिश्ता है। सही बात है। तो आज की इस गहराई से चर्चा में हमने बहुत सारी परतें खोली, भारत की घुमावदार सीमाओं से लेकर यूरोप की खाइयों तक। और इन सबको एक साथ समेटने के लिए हमारी स्लाइड्स के आखिर में एक बहुत ही शानदार मास्टर मैचिंग बॉक्स दिया गया है। हाँ, वो टेबल जिसमें दुनिया भर की सारी प्रमुख सीमा रेखाएं एक ही जगह पर हैं। बिल्कुल। प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी करने वाले छात्रों के लिए तो ये किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, क्योंकि अक्सर सवाल आते हैं कि मिलान करें या कौन सा जोड़ा गलत है। और परीक्षा हॉल के उस भारी दबाव में यही बचपन में एमबीए या मैगी फ्राई जैसी ट्रिक्स आपका समय बचाती हैं। बिल्कुल। तो हमने आज अक्षांशों, पहाड़ों और खाइयों पर खींची ऐतिहासिक लकीरों को समझा, लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में स्रोत सामग्री से हटकर एक विचार आ रहा है। कैसा विचार? देखिए, जिस तेजी से आज तकनीक बदल रही है, क्या भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जमीन पर खींची होंगी? ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि कल की सबसे संवेदनशील सीमाएं जमीन की बजाय साइबर स्पेस के फायरवॉल्स में तय हों, या अंतरिक्ष की लो अर्थ ऑर्बिट्स में, जहां देश सैटेलाइट्स के नियंत्रण के लिए लड़ रहे हों? हाँ, और तब शायद भविष्य के छात्रों को जमीन की रेखाओं के बजाय डिजिटल बॉर्डर्स या स्पेस बॉर्डर्स याद करने पड़ेंगे। बिल्कुल, और उन्हें याद करने के लिए कुछ नई मेमोरी ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी। सच में, शायद भविष्य का नक्शा कागज पर नहीं, सर्वर रूम्स में बनेगा। तो सुनने वालों, इतिहास ने हमें जमीन बांटना सिखाया और भूगोल ने उसे नक्शे पर उतारा, लेकिन भविष्य हमें क्या बांटना सिखाएगा और उसकी सीमाएं कैसी होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आपको गहराई से सोचना चाहिए। आज के इस एनालिसिस में इतना ही। अगले विषय के साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए रियल स्टडी जी चैनल के साथ